नमस्कार बच्चों, आदर्श के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो के साथ साथ आज हम टॉपिक भी नया पढ़ने जा रहे हुए हैं, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन या फिर स्थानीय स्वशासन। तो आज का अपना टॉपिक क्या करेगा? स्थानीय शासन, यानी स्थानीय शासन का हो या स्थानीय स्वशासन। स्वशासन का मतलब होता है यहाँ अपना शासन। अब देखो, यानी कि हम देखते हैं कि जहाँ लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है? एक होती है केंद्र सरकार, यानी कि जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ केंद्र सरकार होती है, और केंद्र सरकारों के साथ साथ में अलग अलग राज्य सरकारें भी होती है। परंतु यानी कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ देखा जाए तो मात्र लोकतंत्र के अंतर्गत यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसके साथ साथ यानी कि स्थानीय, मतलब जो गाँवों में लोग रहते हैं, यानी कि जिनकी अपनी सरकार होनी चाहिए, वो भी होना क्या है? जरूरी है। तो विश्व का एकमात्र देश जहाँ स्थानीय स्वशासन अलग से है, यानी कि अब बाकी जो विश्व में देश है लोकतंत्र है, जहाँ केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, परंतु वो स्थानीय स्वशासन जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो भारत में ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है स्थानीय स्वशासन। इसको खोल लो। तो देखो, केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। अब देखो क्या होता है, केंद्र सरकार होगी या वो केंद्र में कार्य करेगी, तो यानी कि वो ये थोड़ी ना है कि वहाँ के जो नेता है, वहाँ का जो शासक है गाँव में फिर के देखेगा कि किस जगह किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। फिर होती है राज्य सरकारें, तो राज्य सरकारों की भी पहुंच वहां तक नहीं होती है, यानी कि प्रत्येक गांव में वहां जाकर वो नहीं संभाल सकते कि इस गांव में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कहाँ पानी की कमी है, कहाँ लाइट की कमी है, कहाँ शिक्षा की कमी है। तो यानी कि इसके लिए क्या जरूरी होता है? स्थानीय सरकारें होनी जरूरी होती है। तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों को सुलझाने के लिए, जैसे मान लो पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखभाल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो स्थानीय शासन के लिए स्थानीय सरकारों की जरूरत होती है। अब स्थानीय का मतलब ये होता है कि वहाँ यानी कि जिस जगह लोग निवास करते हैं वहाँ की जो सरकारें होती है उसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम अब देखेंगे कि भारत में जो स्थानीय शासन व्यवस्था है वो किस किस प्रकार की है। हम यह भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम जान सकेंगे। अब देखो, इसमें हम किस किस चीज़ों का महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्थानीय शासकीय निकायों का क्या महत्व है, यानी कि कौन कौन से शासकीय अलग अलग निकाय है और उनका क्या क्या महत्व है। फिर देखेंगे संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए। अब 73वां और 74वां संविधान संशोधन, यानी कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन था, इसे संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत तो 2 अक्टूबर 1959 के अंतर्गत होती है। 2 अक्टूबर 1959 में शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि यहाँ से इसकी औपचारिक शुरुआतें मानी जाती हैं। अब आपको इसमें यह समझना है कि इसे संवैधानिक दर्जा कब दे दिया गया था। अब देखो, एक तो संवैधानिक होता है, एक होता है वैधानिक। वैधानिक का तो मतलब ये होगा वो यानी कि कानूनी रूप से। संवैधानिक का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में किसी महत्वपूर्ण आर्टिकल में किया गया, किसी विशेष आर्टिकल के अंतर्गत किया गया। और आप यहाँ पढ़ोगे तब इसके अंतर्गत एक तो आप देखोगे भाग में आप भाग 9 देखोगे और भाग 9 एक देखो, यानी एक बोल दो या फिर भाग 9 ए देखोगे, यानी कि जो भाग 9 है आपका वो तो है 74वें 73वें संविधान संशोधन से रिलेटेड। और बाद में आप देखोगे भाग या 74वां संविधान संशोधन तो है, ये है भाग 9 क्या के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल देखो 243 है। 243 में अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। तो यहाँ क्या है? संवैधानिक। तो एक होता है संवैधानिक, एक होता है वैधानिक, ये आपको समझना है।
फिर देखो यानी कि स्थानीय शासन के निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन से, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि स्थानीय शासन के पास कितने कितने कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य वो करते हैं, किस किस प्रकार की जिम्मेदारियां उनके पास होती है। इसके साथ आपको एक देखना स्थानीय, एक होता है संवैधानिक। तो आपको संवैधानिक में तो ये समझना है जिस विषय का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में किया जाता हो, किया गया हो, कर लेना, किया गया हो। अब तो देखो संवैधानिक हम किसे कहेंगे, यानी कि ऐसा प्रावधान की ऐसा विषय जिस विषय का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया, और संविधान में भी कहाँ किया गया, किसी महत्वपूर्ण आर्टिकल या महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो हम देखते 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए। स्थानीय शासन या स्वशासन एक ही बात होती है। स्वशासन का मतलब अपना शासन, तो स्थानीय लोगों का अपना शासन होगा, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अब इसमें आपको ये समझना है कि इसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है। तो देखो यानी कि 73वां संविधान संशोधन भाग 9 के अंतर्गत आता है, 74वां संविधान संशोधन आता है भाग 9(1) के अंतर्गत या भाग 9(1) के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आपको आर्टिकल देखना है कि कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, तो वो है 243। अब 243 कैक है ऐसे करके, यानी बहुत सारे अनुच्छेद इसके 243 है, इसके बहुत सारे भाग बना दिए गए, तो इसे कहा जाता है संवैधानिक। अब उसके बाद में आपको देखना है वैधानिक। तो अगला है अपना वैधानिक। अब देखो प्यारे बच्चों, वैधानिक का मतलब होता है जिस विषय का प्रावधान किसी कानून या अधिनियम में हो, अधिनियम में हो। अब देखो यानी कि वैधानिक वो चीज़ें होगी जिनका उल्लेख संविधान के या तो किसी कानून में होगा या किसी अधिनियम होगा, यानी कि एक्ट के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं जिनका उल्लेख है संविधान में नहीं होता है। संविधान के अलावा अलग, जैसे मान लो आईपीसी देखते हो, यानी कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनियल कोड। आप यानी आईपीसी की धारा बहुत सब बार सुनते हो, एक सीआरपीसी की धारा सुनते हो, एक आईपीएस की धारा सुनते हो। इनकी कोई भी मुकदमा होता है तो उसमें आप ये सुनते हो कि आईपीएस की धारा इसके तहत, यानी कि 141 के तहत, 42 के तहत जो भी सुनते हो, तो ये क्या है, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, परंतु इनका अलग से, यानी कि इनके अलग अलग भाग बनाए गए, बाद में इनके आर्टिकल अलग होते हैं। संविधान में आर्टिकलों का उल्लेख नहीं होता है, पर इनके अलग से अपने कानून, एक कोई पर्टिकुलर कानून बनाया जाता है। जैसे संविधान एक है, अलग से अपना कानून है, तो वैसे ही अलग से कोई कानून बनाया जाता है, उसमें अलग अलग भागों का, अलग अलग अनुच्छेदों का उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रकार की कोई चीज़ होती है तो वो होती है वैधानिक। अब आईपीसी क्या है, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। जिस चीज़ का उल्लेख संविधान में किसी आर्टिकल में, उसे कहा जाता है संवैधानिक, और जिस चीज़ का उल्लेख संविधान में नहीं होकर किसी विधान यानी किसी कानून या किसी अधिनियम में, उसे कहा जाता है वैधानिक। तो ये अंतर होता है संवैधानिक और वैधानिक के अंतर्गत। अब सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि जो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन की हमें ज़रूरत क्यों है, स्थानीय शासन हमें क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। तो देखो, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सीहोर। गीता राठौड़ इसी ज़िले के जमानिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई। गीता नाम की कोई लड़की है। 1995 के अंतर्गत क्या हुआ, यानी कि वो अपनी सीट से सरपंच के रूप में निर्वाचित हुई। लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों को इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई थी। पहले यानी कि वो सीट, जिस सीट से चुनी गई थी,
तो यानी कि गीता पहले तो चुनाव चुनकर यानी कि चुनाव के अंतर्गत यानी सरपंच बन के आई थी, उसका निर्वाचन हुआ था। तो पहले तो महिला सीट से हुआ था, यानी कि महिला की सीट से वो जीत कर आए थे। दूसरी बार उन्होंने अच्छा कार्य किया तो 2000 में भी वहाँ के लोगों ने उसको वापस चुन लिया। किस लिए चुना? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे। पर उस बार वो आई थी सामान्य सीट से। तो बच्चों यानी कि सीटें होती है किसी भी चुनाव में, दो प्रकार की सीटें होती है। एक तो सीट होती है सामान्य सीट, एक होती है आरक्षित सीट। अब आप यहाँ सामान्य सीट का मतलब ये मत समझना कि जो जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग में लोग आएंगे उन्हें सामान्य में समझा जाता है। सामान्य सीट का मतलब ये होता है कि उस सीट से महिला या पुरुष या SC ST OBC जनरल यानी किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार की जो सीट होती है उसे कहा जाता है सामान्य सीट। दूसरी होती है आरक्षित सीट। आरक्षित सीट किसी पर्टिकुलर वर्ग विशेष के लिए आती है, चाहे वो महिला वर्ग के लिए हो, चाहे SC के लिए हो, चाहे ST के लिए हो। यानी कि जो आरक्षित सीट होगी यानी कि उसमें जिस भी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है उससे यानी कि वहाँ से वही व्यक्ति यानी उस वर्ग से ही व्यक्ति चुनकर आ सकता है। और जो सामान्य सीट होती है ना उसकी कुछ शर्त नहीं होती है कि वहाँ से महिला पुरुष SC ST OBC जनरल यानी किसी भी कैटेगरी से व्यक्ति आकर चुनाव लड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि गीता पहली बार चुनाव लड़ी थी महिला वर्ग से यानी कि महिला सीट से लड़ी थी। दूसरी बार चुनाव लड़ी थी वो किस सीट से लड़ी थी? सामान्य सीट से। सामान्य सीट का मतलब यह क्या हो जाएगा कि वहाँ महिला पुरुष SC ST OBC जनरल कोई भी व्यक्ति आकर चुनाव लड़ सकता है। गीता गृहिणी हुआ करती थी लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गांव में सड़क बनवाने में किया। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गाँव में वन तथा जल प्रबंध को बढ़ावा देने में किया। अब आपको ये समझना है कि यानी कि सरपंच के पास कितने कार्य होते हैं। देखो नहीं कि सरपंच के पास 29 प्रकार के कार्य ऐसे होते हैं जो कार्य सरपंच करवा सकता है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य है, सड़क है, शिक्षा है, बहुत सारी ऐसे ज्ञान की जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करे वो सभी शक्तियाँ ऐसे होती है जो सरपंच आराम से उन कार्यों को करवा सकता है। 29 विषय ऐसे आते हैं जिन पर सरपंच पूर्ण रूप से कार्य करवा सकता है। सफल महिला की ऐसी ही एक कथा और है। यह महिला तमिलनाडु के एक गांव वेग्यवसल की सरपंच थी। सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। यह जमीन वर्गीवस गांव की पंचायत के दायरे में थी और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वर्गीवसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से आश्चर्य का प्रस्ताव पारित कराए। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। यानी कि उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश का जायज बताया था। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उल्ट दिया। न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है और यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। तो यानी ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं है। स्थानीय शासन की पंचायत स्थानीय शासन की संस्थाओं की सन 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये याद रखना है आपको। जो स्थानीय स्वशासन था उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, यानी कि जिसका संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया वो कब था, तो 1993 के अंतर्गत। आपको ये याद रखना है कि 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन है ये दोनों इसी से संबंधित है। यानी कि जो ये अधिनियम था इस दोनों 1992 के अंतर्गत पास हुआ था। फिर 1993 के अंतर्गत क्या 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 के अंतर्गत। ये भी मैंने आपको इससे पहले बताया था एक दिन कि यानी कि 24 अप्रैल हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो इसी दिन हमारे देश में गए यानी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो वाद था उसका जो फैसला आया था वो भी 24 अप्रैल के अंतर्गत 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो भारत के इतिहास में देखा जाए स्वर्ण पन्नियों में लिखे जाने वाली कोई तारीख है तो वो कौन सी है, 24 अप्रैल को माना जाता है। तो यानी कि संवैधानिक दर्जा इसे कब दिया गया था, तो संवैधानिक दर्जा इन्हें दिया गया था 1993 के अंतर्गत। 92 का संविधान संशोधन था, एक था 93 और एक था 73वां और एक था 74वां। तो एक तो 93 में लागू हुआ था, एक जगह 94 के अंतर्गत लागू हो गया था। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। यह कथाएं और इस बदलाव का सबूत पेश करती है।
आपने दो ऊपर कथा देखी, एक महिला ऐसी थी यानी कि जो क्या गृहिणी थी, गृहिणी होते हुए भी उन्होंने सरपंच में यानी कि सरपंचाई का इतना अच्छे से कार्य किया, अपने गांव का इतना अच्छा विकास किया कि दूसरे टाइम भी उसी महिला को चुना गया था। एक ऐसा था यानी कि कलेक्टर का जो आदेश था कि कुछ भूमि थी वो यानी सरकारी अधिकारियों को देने के लिए उन्होंने कहा था, उस महिला ने उसका विरोध करते हुए वो न्यायालय में गई थी। उच्च न्यायालय में जाने के बाद में वहाँ सुनवाई अगर उसके पक्ष में नहीं आई तो फिर खंडपीठ के पास गई थी और बाद में जो सुनवाई थी, जो फैसला था वो उस महिला के पक्ष में आया था। तो यानी कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से क्या होता है कि जो स्थानीय स्वशासन की जितनी भी समस्याएं होती है स्थानीय लोगों की, उनकी सुनवाई सरपंच के द्वारा अच्छे से की जाती है। अब देखो, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। अब दो प्रकार के स्तर दो होते हैं। जो आपका गांव वाला आएगा ना, ये आएगा पंचायती राज, पंचायती राज के अंतर्गत, ठीक है। ये आता है नगरीय स्वशासन के अंतर्गत। नगरीय स्वशासन के अंतर्गत। तो ये आपको दोनों ध्यान में रखना है कि एक तो आता है पंचायती राज के अंतर्गत, जो गांव और जिला स्तर पे आएगा वो आएगा नगरीय स्वशासन के अंतर्गत। यानी कि स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है। अब देखो, आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन इसलिए हो गया कि आपने देखा है कभी आपके गांव में प्रधानमंत्री आके आपको पूछा है कि आपके गांव में क्या समस्या है? कभी ये सुना है कि मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री ने पूरे गांव का जायजा लेके यह कहा कि आपके गांव में क्या समस्या है और उनका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? कभी नहीं देखा। परंतु आपके गांव ने अपने सरपंच को देखा है, कभी आपने रोड बनाते हुए देखा होगा, कभी स्कूल में कोई कार्य करवाते हुए देखा, कभी आपने कोई अस्पताल या हॉस्पिटल बनाते हुए देखा होगा। यानी कि आपकी जो भी समस्या होती है, बुनियादी समस्या जितनी भी होती है, उनकी सुनवाई कौन करता है? अपने गांव का जो सरपंच होता है वही करता है। तो यानी कि नज़दीक से कोई शासन संभालने वाला व्यक्ति होता है तो वो कौन होता है? गांव का सरपंच ही होता है। जो अगर मान लो आपने कभी सरपंच यानी कि प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को देखा है तो वो चुनाव से पहले चुनावी दौरों में देखा होगा, मात्र अपने चुनाव प्रचार के समय देखा होगा। वो भी गांव में नहीं देखा होगा, कहीं शहर में यानी कि कहीं पास में जो शहर है वहीं देखा होगा। परंतु आपका जो सरपंच है वो आपके गांव में ही रहता है। आपकी जितनी भी बुनियादी समस्याएं होती है उनका सबका सोल्यूशन करना यानी कि सबको सुलझाने का कार्य किसका होता है? गाँव के सरपंच का ही होता है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। अब देखो, यानी स्थानीय शासन के अंतर्गत हम देखा जाए तो कौन कौन से विषय आते हैं। तो उस विषय के अंतर्गत आप देखो कि आम आदमी की जो समस्या होती है, रोजमर्रा की जिंदगी किस हिसाब से जीनी चाहिए, इससे संबंधित जितने भी जो मुद्दे होते हैं उनकी सुनवाई सरपंच के द्वारा कर ली जाती है। इसके अंतर्गत 29 विषय होते हैं, यानी कि 29 विषय ऐसे होते हैं जिसकी सुनवाई कौन करता है? गांव का सरपंच ही करता है। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसले लेने के अनिवार्य घटक है। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि स्थानीय शासन का फायदा यह है कि ये लोगों के सबसे नज़दीक होता है। ये ध्यान में रखना है कि लोगों के सबसे नज़दीक ऐसे होता है क्योंकि कोई आम बच्चा है, यानी कि आप सब क्या हो? छोटे बच्चे हो। तो आपने अपने गांव में आपका गांव का जो सरपंच है आप उसको जानते हो, उसको आपने नज़दीक से देखा है, उसको काम करवाते हुए भी देखा है, यानी कि उसको आप अच्छे से जानते हो। आप देश का सरपंच है, आपने मात्र टीवी रेडियो पे ही देखा है, सुना है या देखा है, तो आपने उसको नज़दीक से नहीं देखा, किस प्रकार से वो कार्य करता है, कैसे उनका कार्य है, आप नहीं देखते हो। तो यानी कि अगर नज़दीक से कोई शासन चलाने वाला व्यक्ति होता है तो वो कौन होता है? अपने स्थानीय स्वशासन का जो व्यक्ति होगा वही अपने नज़दीक ज़्यादा होता है। और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्चे में हो जाता है। गीता राठौड़ वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमुनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया है। निवेग्यवश गांव की ही जमीन पर उसी गांव का ही हक रहा। अपनी जमीन के साथ क्या करना है यह फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथ में ही रहा। ऐसी ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ कि इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। तो यानी कि स्थानीय स्वशासन होते हैं जो लोगों की जो आवश्यकताएं होती है उनमें सबसे अगर कारगर साबित होने वाले होते हैं तो स्थानीय शासन के अंतर्गत जो व्यवस्था होती है इसी के हिसाब से उसे पूरा किया जा सकता है। फिर आगे देखना आपको कि लोकतंत्र का मतलब सार्थक भागीदारी है। अब देखो, सार्थक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब आप जानते हो कि जनता का जो शासन होता है उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको एक परिभाषा भी बताई थी जिसके अंदर था कि जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है कि जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि जनता
का शासन होता है, जनता ही चुनती है और जनता ही शासन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अगर आप देखो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को माने, हाँ लोकतंत्र का ही रूप है वो, क्योंकि उन्हें जनता चुनती है और जनता ही आगे शासन करने के लिए भेजती है। बट उसे वास्तविक धरातल पर देखा जाए, यानी कि व्यवहार में वास्तव में देखा जाए, तो स्थानीय से हम देखें तो लोकतंत्र का उदाहरण पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। पूर्ण रूप से देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन होता है, उसे लोकतंत्र का अच्छा रूप कहा जा सकता है। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है, यानी कि जीवंत और मजबूत है। स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौड़ की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में एक गीता राठौड़ ने आपने देखा है कि इसने एक मामले को, यानी कि जो जमीन सरकारी व्यक्तियों को दी जा रही थी, और उस बाद में यानी गीता राठौड़ ने यह मामला उस न्यायालय में, यानी हाई कोर्ट में ले जाके रखा, और उसके बाद में जो सुनवाई हुई आगे जाने के बाद में, तो ये इनके पक्ष में, तो वो ज़मीन किसके हाथ में रही थी, उसी गांव के हाथ में ही रही थी। तो ये लोकतंत्र का बहुत अच्छा हमारे सामने उदाहरण है। वेंगेवसल गांव पंचायत ने अपनी ज़मीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए यथक प्रयास किए हो, तो यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने के एक मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, ज़रूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। गांव से संबंधित जितने भी जो मसले होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उन पर सुनवाई करने का अधिकार यानी वो किसका होता है, तो उस गांव के लोगों का यानी स्थानीय सरकारों का ही रहता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं, वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए है, और यह जरूरी है कि आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। अब आप देखते हो गाँव के जो लोग होते हैं, उनको उतनी जानकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नहीं होती है जितनी किसकी होती है, अपने स्थानीय स्वशासन की होती है। आप चुनाव में भी देख लो, एक तो आप देखते हो लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, उस समय आपके गांव में किस प्रकार का माहौल होता है, और एक आप देखो जब गांव में सरपंच का चुनाव होता है तो किस प्रकार का माहौल बन जाता है। तो यानी कि उतने परिचित, यानी कि उसमें जो गाँव के लोग होते हैं वो उतना ज़्यादा, यानी कि उतनी ज़्यादा भागीदारी नहीं दिखाते हैं जितना अपने यानी कि सरपंच के चुनाव में दिखाते हैं। उतने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के चुनाव में भागीदारी उतनी नहीं दिखाते हैं, बट उतनी नहीं दिखाते हैं। स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने के में नाकाम रहे, आम जनता का इस सवाल से है कहीं ज़्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उसकी रोज़मर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान है। अगर मानो स्थानीय शासन क्या होगा, मजबूत होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस राष्ट्र के अंतर्गत क्या मजबूत होने जा रहा है, लोकतंत्र मजबूत होने जा रहा है। अब देखेंगे भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे कैसे हुआ है। तो आइए इस बात की चर्चा करें कि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में यानी सभा के रूप में मौजूद थे। अब आप देखते हो कि अगर स्वतंत्र भारत में देखा जाए, क्या बयान स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई है? नहीं, क्योंकि अगर आप देखो यानी वैदिक काल से देखा जाए सभा और समितियां दो अलग अलग समितियां होती थी, वो भी स्थानीय स्वशासन के उदाहरण होती थी। आप देखो यानी कि ऋग्वेद यानी कि वैदिक काल से भी भारत में क्या चल रहा है, स्थानीय स्वशासन चल रहा है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारत में अभी से, ये तो वैदिक काल में, प्राचीन काल में देखा जाए तो सबसे पहले आपको वैदिक काल याद रखना है। और वहाँ सभा और समितियां दो अलग, एक सभा होती थी एक समिति होती थी, दोनों अलग अलग समुदाय यानी कि संघ बनाए जाते थे और दोनों स्थानीय स्वशासन के बहुत अच्छे उदाहरण थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया और समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम में बदले गई। यानी कि पहले क्या था, यानी कि ये सभा के रूप में होती थी, छोटी छोटी सभाएं होती थी, बाद में इन्होंने पंचायत का रूप धारण कर लिया। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय 1882 के बाद अस्तित्व में। अब आपको ये देखना है कि आधुनिक समय में, वो देखा है हमने प्राचीन काल के अंतर्गत यानी कि वैदिक काल की बात कर रहे थे। अब आपको यहाँ समझना है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में समझना, आधुनिक समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो देखो बच्चों, इसमें 1882 के अंतर्गत मानी जाती है। जो लॉर्ड रिपन था उस समय हमारे भारत के वायसरॉय, इसको भारत में इसका जनक कहा जाता है, तो ये याद रखना है।
स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्थानीय स्वशासन कोई नई चीज़ नहीं है, ये वैदिक काल से चली आ रही है। और वैदिक काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? जो सभाएं बनती थी वो सभाएं पंचायत का रूप लिया उन्होंने आगे जाने के बाद में, वो स्थानीय स्वशासन के बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण उदाहरण हुआ करते थे। फिर अपन को ये समझना है कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कहाँ से होती है और कब होती है और कौन करता है। तो ये समझना है कि 1882 के अंतर्गत भारत में उस समय भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड रिपन। तो यानी कि 1882 में भारत में आधुनिक समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआतें होती है। इसी कारण जो लॉर्ड रिपन है उसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। यानी कि अगर मान लो जितने भी वाइसरॉय थे और उन वाइसरॉय में अगर मान लो सबसे कोई फेमस वाइसरॉय था, यानी कि सबसे अच्छे कोई उसने काम किए थे, तो लॉर्ड रिपन था, जो भारत के अंतर्गत बहुत इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे। और यानी कि इन्होंने बहुत भारत में यानी कि जो भी कार्य अच्छे थे, यानी कि जैसे भारत की पहली जनगणना देखा जाए, पहली संपूर्ण जनगणना तो इसी के काल में होती। बहुत सारे ऐसे काम थे जो लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल के अंतर्गत करवाए थे। इन्होंने भारत का शोषण न करके भारत के हित में ही कार्य किए थे। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहल कदमी की और उसी वक्त इसे यानी मुकामी बोर्ड कहा जाता था। अब ये याद रखना कि उस समय इसे क्या कहते थे? तो यानी पंचायती राज को मुकामी बोर्ड कहते थे। क्या कहते थे? मुकामी बोर्ड के नाम से इन्हें जाना जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। अब याद रखना है कि 1919 का अधिनियम था, उसके बाद में क्या होता है, भारत के अंतर्गत सभी गांवों के लगभग गांवों के अंतर्गत बहुत सारी ग्राम पंचायतें बन गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद यह प्रवृत्ति जारी रही। यानी कि आपको देखना 1882 के बाद में भारत में जो स्थानीय स्वशासन है इसकी शुरुआत हो गई थी, इसका जन्म हो गया था। पर बाद में इसकी प्रक्रिया थी वो धीरे चलती थी, क्योंकि भारत में जो भी वाइसरॉय थे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 आया और 1935 आया, तो इसमें यानी कि हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकारों का उल्लेख तो था, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था की तो शुरुआत हो ही चुकी थी भारत में। इसके साथ साथ भी हमारे यानी कि देश के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को भी आगे बढ़ाने के कार्य ये दोनों एक्ट या दोनों अधिनियम कर रहे थे। कौन कौन सा? तो 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम कर रहे थे। फिर अपन को देखना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब देखो यानी कि इन्होंने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे और उसे स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के अंतर्गत जो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक तो होता है, देखो विकेंद्रीकरण का मतलब होगा बच्चों यहाँ शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। अब आपको ये समझना है कि एक तो नाम सुनते हो आप केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का तो मतलब ये होगा कि पूरी शक्तियाँ एक जगह निहित होगी, एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी, जिसे कहेंगे हम केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होगा शक्तियों का सत्ता का क्या हो जाएगा, बंटवारा। जैसे हमारे देश में विकेंद्रीकरण, भारत में अगर देखा जाए कि भारत में बहुत बार क्वेश्चन यानी कि बड़े बड़े एग्जामों में ये पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन किस लिए अपनाया जाता है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है तो देश में, यानी कि इसमें देश में इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए भारत में क्या किया गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई है। तो यानी कि केंद्रीकरण का मतलब सत्ता यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में या एक जगह स्थित होगी। विकेंद्रीकरण का मतलब हो जाएगा शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। तो ये क्या होता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अंतर होता है। फिर कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी से स्थानीय लोगों की तो यानी कि भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो। यानी इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। अगर भारत में यानी किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत लोकतंत्र की वास्तविक शुरुआत और वास्तविक स्थापना मानी जाती है तो स्थानीय शासन से ही मानी जाती है। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात शामिल
थी कि इस कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ एक आश्वासन था कि फैसला लेने तथा कार्यपालिका प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। यानी कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें भी ये मानना था कि देश के अंतर्गत क्या होगा, जो शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा उसके अंतर्गत लोकतंत्र में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साथ में हमारे देश में स्थानीय स्वशासन भी होना चाहिए। तो यानी कि हमने देखा है कि भारत के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कोई नहीं है, इसकी शुरुआत वैदिक काल से हो चुकी थी। वैदिक काल में जो सभा होती थी उसे क्या कहते थे, स्थानीय स्वशासन कहते। फिर अपन को ये समझना है कि इसमें आधुनिक भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो 1882 के अंतर्गत लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, जिसके कारण भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फिर इसके संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच।